कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ नई नई चीजें भी सीख रहे होंगे। तो पिछले शनिवार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कूल टीवी। सीखें समझें। आज हम स्कूल टीवी में क्या सीखने वाले हैं ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये आपको देखकर ही मजा आएगा और फिर सीखने को भी मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी चीजें बताई जाएंगी इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा उसको, क्योंकि एपिसोड खत्म होने के बाद आपको एक चैलेंज भी दिया जाएगा, एक प्रतियोगिता भी होगी जिसमें आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और जो जरूरी बातें बताई जाएंगी उनको नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज स्कूल टीवी में हम क्या मजेदार चीजें सीखने वाले हैं। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मेहंदी और आज मैं आपको एक नुस्खा, एक व्यंजन विधि सिखाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके माता पिता तो खुश होंगे ही और उसके साथ साथ हमारी धरती माँ प्लैनेट अर्थ भी बड़ी खुश होंगी। आप और हम जिस किसी भी शहर में रहे, जो भी घर में रहे, दुनिया में जा कहीं रहे, हर घर में एक चीज तो सामान्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। हर घर में खाना बनाते हैं, हम खाना खाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारी किचन में, रसोई घर में ढेर सारे बर्तन पड़ जाते हैं और उन बर्तनों को साफ करने के लिए हमें बाजार से साबुन खरीदना पड़ता है। आज इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे ही साबुन कैसे बना सकते हैं। एक नेचुरल, प्राकृतिक, प्रभावशाली, इफेक्टिव होम क्लीनर कैसे बना सकते हैं। इस होम क्लीनर को, इस साबुन को बनाने के लिए हमें एक बहुत शक्तिशाली सुपरस्टार इंग्रेडिएंट या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और वो है ये छोटा सा नींबू। ये नींबू छोटा दिखता जरूर है पर इसमें बहुत ताकत है हमारे बर्तन, हमारे फर्श या जमीन को साफ करने के लिए। तो आइए साथ में सीखते हैं कि इस होम क्लीनर को कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे 2 साबुन या 2 होम क्लीनर बनाना। नींबू के साथ साथ आपको कुछ और भी सामान या सामग्री लगेगा। ये मैंने नींबू बचा के रखे हैं कुछ दिन से फ्रिज में, पुराने नींबू भी चलेंगे। उसके साथ साथ नमक, अगर आपके घर में काला नमक है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा जैगरी या गुड़ और उसके साथ सिरका। ये जो सिरका है ये भूरे रंग का है क्योंकि ये सिरका सेबों से बना है, पर अगर आपके पास घर में वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको पानी में मिला के हमारा ये साबुन बनाना है। ये जो दोनों साबुन हैं इन्हें
बनाने में ना तो ज्यादा पैसे लगे ना तो ज्यादा समय। तो हम क्यों करते हैं ये? हम बाजार से बना बनाया साबुन क्यों लाते हैं? जो भी हम साबुन बाजार से लाते हैं उनमें ढेर सारे केमिकल होते हैं और वो जो केमिकल साबुन से चलकर हमारे पानी के अंदर जाते हैं और वो पानी एकदम नीचे जमीन में अब्जॉर्ब होके वापस हमारे यहाँ ही आता है, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, और हम ये केमिकल वाला पानी पीते हैं। हाँ, हमारे घर में एक्वागार्ड होता है या हम पानी उबाल के पीते हैं, वो सेफ होता है, पर बाकी जो हम पानी हमारे बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे बदन में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में इतने सारे केमिकल है। तो क्यों ना हम ऐसे नेचुरल, प्राकृतिक, एकदम प्रभावशाली साबुन को चूज करें इस्तेमाल करने में। तो पहला साबुन बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा नींबू लेना पड़ेगा। पुराने नींबू, सूखे नींबू, जो भी आपके पास घर में चलेगा। 3-4 नींबू मैं डाल रही हूँ। कुछ नमक, एकदम अंदाज से, कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिरका और पानी। ये पानी मैंने नल से लिया है, आपको उबाले हुए पानी की ज़रूरत नहीं है। नींबू, सिरका, नमक और पानी मिक्सी में डालने के बाद आपको बस 1-2 मिनट के लिए मिक्सी में उसको पीसना पड़ेगा। Run. मिक्सी में पीसने के बाद ये तैयार है हमारा पहला साबुन। इसमें ऐसी बड़ी अच्छी नींबू की खुशबू आ रही है। अगर आपके घर में नींबू नहीं है और संतरे के छिलके हैं तो आप संतरे के छिलके के साथ भी ये साबुन बना सकते हैं। मिक्सी में पीसने के बाद हमारा साबुन ऐसा दिखता है। हमने इसे ज्यादा पतला नहीं बनाया है ताकि आप जो भी पीस है नींबू के, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्तन को मलने के लिए। तो जैसे आपने देखा, हमें इस साबुन को बनाने में बस 5 या 10 मिनट लगे और हमने कोई महंगा सामग्री या इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं किए। हमारे पास जीने के लिए बस एक ही प्लैनेट अर्थ है। तो अगर आप और हम घर में कुछ थोड़ा सा आसान बदलाव कर सकते हैं जिससे हम ये प्लैनेट को, इस अर्थ को बचा सकते हैं, जिससे हम अपना और अपने परिवार के हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये छोटा सा बदलाव करें। और इसी विचार से मैंने आज सोचा कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं जिससे आप अपने जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सके। आप अपने ही एक घर में बहुत सारा पोल्यूशन कम कर सके और घर पे सस्ता सा साबुन बना के आप अपने पापा और मम्मी के थोड़े पैसे बचा सके। हमारा जो दूसरा साबुन है वो भी नींबू से बनता है, या अगर संतरे के छिलके हैं आपके पास तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क पहले और दूसरे साबुन में ये है कि जो पहला साबुन है आप बना के तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा साबुन है वो उसे तैयार होने में 90 दिन लग जाते हैं, और वो दूसरा साबुन जो है वो आप बर्तन और आपके घर के फर्श या जमीन साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दूसरे साबुन के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सब सामग्री को आपको तौल के डालना पड़ेगा। आइए मैं दिखाती हूँ। 1 कटोरी नींबू, ये पुराने हैं, सूखे छिलके हैं, इसका आप कोई फिक्र मत कीजिएगा, जो भी आपके घर में है आप इस्तेमाल कर दीजिए। और याद रखिए, अगर आपके घर में नींबू नहीं है पर मौसम्बी या संतरे के छिलके हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट है आपके घर में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चला हमारा नींबू इस पतीली में। अब हम डालेंगे हमारा गुड़। ये गुड़ जो है ये 1 कटोरी हमने लिया है। अभी भी अगर आपके घर में समझो ऐसा पतला गुड़ नहीं है और गाढ़ा गुड़ है, मोटे मोटे पीसेस हैं आपके पास, तो थोड़ा आप उसको पीस के फिर इस रेसिपी में डालिएगा। अभी हम सब सामान, पानी, नींबू, गुड़, जैगरी को मिला के हमें इस बोतल में डालना है, इस बोतल में स्टोर करना है। तो 90 दिन के लिए आपको इस बोतल को आपके घर में कोई भी अंधेरा जो कोना है उसमें रख देना है, और हर रोज 1 मिनट के लिए बस इस बोतल की ढक्कन को खोलना है। ये इसलिए क्योंकि ये नींबू के जो छिलके हैं ये हर रोज धीरे धीरे पानी के अंदर एक गैस रिलीज करना चालू कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हर रोज बस आप अपने दिन से 1 मिनट लेके ये बोतल खोल दें
उस गैस को निकलने दे और फिर वापस उसे बंद कर दे। ये आप कीजिए 90 दिन के लिए, और 90 दिन बाद आपके पास एक बहुत ही ताकतवर और खुशबूदार वाला साबुन तैयार होगा। इसको आप सादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पानी में मिला के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। तो मैंने तो आपको सिखा दिया, आपको पता है कि आपको साबुन बनाने में क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको मुकाबला देती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि आप ये वीडियो देख के तुरंत अपने किचन में जाइए, अपनी मम्मी से पूछिए, मम्मी नींबू है घर में, संतरा है घर में, उसका मैं साबुन बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो जाइए आप अपने रसोई घर में नींबू खोजिए, संतरा खोजिए और आपकी मम्मी को बताइए कि आज आपने कुछ नया सीखा है, और जो आपने सीखा है वो आपकी मम्मी और पापा के भी इस्तेमाल आएगा। क्या पता आपकी मम्मी खुश होकर आपका बड़ा मनपसंद खाना बना दे आज रात। जो भी आप साबुन बनाएंगे उसके फोटो या वीडियो आप हमें भेजिएगा व्हाट्सएप पे, हमें भी तो देखना है आपने क्या बनाया। ये चैनल, ये वीडियोस देखते रहिए और जो भी हम आपको नया सिखाएंगे उसको जरूर ट्राई करना। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक अलविदा। नमस्कार, मेरा नाम अमृता कारखानिस देशमुख है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हूँ। 3 खेल खेले हैं मैंने मेरी जिंदगी में। शुरुआत की थी तैराकी से। मेरे जो गुरु थे उनको ऐसे लगता था कि मैं जब शुरुआत करती हूँ तैराकी की तो मैं थकती ही नहीं, इसी के लिए उन्होंने मुझे समुद्र में तैराकी करने की सुझाव दिया। मैंने अलीबाग से गेटवे ऑफ इंडिया, ये समुद्र का अंतर जो कि लगभग 40 किलोमीटर का है, 7 घंटे 7 मिनट और 36 सेकंड में पार किया। मैंने ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड में ज़ूरिक लेक में एक मैराथन में रौप्य पदक मेरे भारत के लिए जीत के मैं आई थी। उसी के साथ मैंने ट्रायथलॉन नाम का एक गेम खेला है, जिसका मतलब उसमें तैराकी, साइकिल सवारी और दौड़ लगाना, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये तीनों चीज़ें करनी होती है। मैं 5 साल राज्य से पहली और राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे स्वर्ण पदक मिला है। इसमें सबसे मेरा पसंदीदा जो खेल था वो था साइकिलिंग, और इसी के लिए मैंने रोड और ट्रैक साइकिलिंग ये गेम चुनी। रोड साइकिलिंग में एक हल्की साइकिल, 7 किलो की कार्बन की साइकिल मैं चलाती थी, लगभग 1.5 लाख की साइकिल होती थी। और ट्रैक साइकिल बिना ब्रेक के होती है, जिसे हम कटोरी जैसे एक ट्रैक में चलाते हैं। ऐसे साहसी खेल खेलने के बाद मुझे मेरे राज्य से एक सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान भी मिला। आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप आपकी जिंदगी में प्रेरणा ले, आप कोई खेल खेले, अपनी तंदुरुस्ती के पास ध्यान दें, आप कोई फिटनेस फॉलो कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको खिलाड़ी होना है तो आपको क्या करना होगा। तो जो खिलाड़ी होते हैं सबसे पहले उन्हें कोई खेल खेलना पड़ता है। कौन सा खेल खेलें ये काफी बार पालक जो होते हैं या बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता। तो खेल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खेल जो आपको अकेले में खेलने पड़ते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो या फिर एथलेटिक्स हो या बॉक्सिंग हो, जो आप अकेले खेलते हो। अगर आप अच्छा खेलो तो आप जीत जाओगे या फिर आपको हारना पड़ेगा। दूसरा जो प्रकार है वो है ग्रुप इवेंट, टीम इवेंट्स, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इसमें आप सब 10-11 जन मिलके खेलते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है जब आप अपोनेंट के साथ खेलते हो, जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेनिस ले सकते हो आप। चौथा प्रकार जो है, यहाँ पर आप हो तो सबके साथ, लेकिन आपको आपके हिसाब से खेलना है, जैसे कि आर्चरी, धनुर्विद्या और शूटिंग, राइफल शूटिंग, जिसमें आप गन के साथ शूटिंग करते हो। पांचवा जो प्रकार है वो है कि आपको किसी के साथ लड़ना है। लड़ना है यानी मारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। तो ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, वुशु, ये कुछ खेल है जहाँ पर आप अपोनेंट के साथ खेलते हो और जीतते हो। और छठा जो प्रकार है उसमें आपको शारीरिक शायद कम काम हो, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट खेल है, जैसे कि चेस, बिलियर्ड्स या बोलो गोल्फ। यस, ऐसे कुछ गेम्स हैं जिसको आप सबको आप खेल के फिर आप जान पाओगे कि आपको कौन सा खेल खेलना है।
मेरी शुरुआत भी तैराकी से हुई थी क्योंकि मेरे सामने एक स्विमिंग पूल था। लेकिन आप शायद कहोगे कि मेरे पास अगर कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या मैं खेल सकती हूँ? तो मुझे कहना है कि बिल्कुल खेल सकते हो। जहाँ पर आपको मैदान मिले, जहाँ पर खुली जगह हो, आप ज़रूर कोई ना कोई खेल खेलना शुरू कर दीजिए। स्कूलों में जो पीटी टीचर्स होते हैं उनसे बात करके आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको खेलना है, वो ज़रूर आपको प्रोत्साहन देंगे। चैंपियन वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, चैंपियन वो होता है जो हर बार गिरने पर उठ जाता है। खिलाड़ी को ये पता है कि जो मंजिल उन्होंने सोची है, एक बड़ी चट्टान अगर होगी और ऊपर जाना होगा तो मंजिल कठिन है, लेकिन उनके चलते रहना है। वो कभी हार नहीं मानते, वो चलते रहते हैं। इसी के लिए एक खिलाड़ी बहुत छोटी सी उम्र में शुरुआत करता है, लेकिन लगभग 15-20 साल तक वो उस करियर में रहता है। इस करियर के दौरान उसे काफी सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। क्या आपको पता है, खिलाड़ी को भी लगता है कि वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करे, वो कुछ अच्छा खाए, वो भी अपने करियर में कुछ अच्छी सी चीजें करे, लेकिन अपने खेल के लिए वो अपनी मनपसंद चीजों को बाजू में रख देता है। एक खिलाड़ी ऐसा होता है, वो अपने हर कर्तव्य के लिए बहुत दक्ष रहता है। कब उठना है, कब ट्रेनिंग जाना है, कब क्या करना है, जो गुरु ने कहा है क्या वो कर रहे हैं, अच्छे से करना है, अच्छे से सोना है, टाइम पे सब कुछ करना है। ये जो नियम होते हैं जिंदगी के, ये डिसिप्लिन उनमें बहुत होता है। इसी डिसिप्लिन की वजह से वो बड़े होते हैं। अगर आप देखना जाए तो खिलाड़ी सिर्फ अपने शरीर की वजह से नहीं, अपने मन की वजह से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि खिलाड़ी कोई भी संकट आए तो हार नहीं मानता, इसका उसे उपयोग उसकी जिंदगी में भी होता है। बिल्कुल, कठिन से कठिन परिस्थिति आए, एक खिलाड़ी जानता है कि ये परिस्थिति भी बदलने वाली है। चलो यही देख लीजिए, लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है, हर खिलाड़ी आज घर में बंद है, लेकिन क्या वो हार मान रहा है? बिल्कुल नहीं। वो अपने खान पान के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो सोने के ऊपर ध्यान दे रहा है। ये सब चीजें खिलाड़ी की जिंदगी का रूटीन, नियम उनके अंदर महफूज रखने में मदद करता है। इसी को तो खिलाड़ी कहते हैं। उनका ध्येय जो होता है, उनका लक्ष्य जो होता है, वो उनके ध्येय के ऊपर ही होता है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य उसके मछली की आंख पर था, वैसे ही एक खिलाड़ी अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसका ध्येय और उसका लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अड़चनें तो बहुत आती है, लेकिन वो कौन सी चीजों को ध्यान में रखता है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। तो लॉकडाउन में हम क्या नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सब खिलाड़ी काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि शायद उनके पास उनके खेलने का साधन नहीं है, लेकिन उनका शरीर है जिसके साथ वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीजें होती है जो मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ। सो आज हम कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज या फिर व्यायाम क्यों करना चाहिए इसका महत्व बताने वाली हूँ। आज हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में बंद हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो है हमारी प्रतिकार शक्ति। प्रतिकार शक्ति किन दोनों चीजों की वजह से अच्छी रह सकती है, तो वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज से होता क्या है। एक्सरसाइज की वजह से हमारा जो हृदय है वो और ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। सब खून जो है वो हमारे हार्ट की ओर, हमारे हृदय की ओर आता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। हमारे जो मसल्स है, हमारे जो पेशी है, जो बोन्स है, जो हड्डियां है, ये इन्हें अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन मिलने की वजह से उनमें लचीलापन, उनकी ताकत बढ़ने में हमें मदद मिलती है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। इसी के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख लगती है। अच्छा खाने से हमारे शरीर को जो तत्व चाहिए वो भी मिलते हैं। अच्छी एक्सरसाइज करने से हमारा मन ताज़ा रहता है, हमारी जो भावनाएं होती है वो आनंदमय रहती है। उसी के साथ हमें अच्छी नींद भी लगती है। हर कोई चीज़ एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है और इसी के लिए आज हम लॉकडाउन में घर के घर ऐसे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे
जिससे हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और फिटनेस इम्प्रूव होता है। और उसके लिए हम पहले अपने बॉडी का तापमान इंक्रीज़ करेंगे। तापमान इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स के लिए आपको आपके दोनों पैर में एक शोल्डर लेवल डिस्टेंस या थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले सकते हैं। सेम टाइम पे आपके हाथ दोनों ऊपर जाएंगे और जैसे ही आप जंप करोगे आपके हाथ नीचे आएंगे। तो लाइक मैंने एक पैर जंप किया, उसी के साथ में हाथ को भी ऊपर लेना है। जैसे हम नीचे आएंगे आपके हाथ को नीचे लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में से भी हम देखेंगे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक्सरसाइज हो गया जहाँ पे जंपिंग है, जहाँ पे आप जंप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका बॉडी का तापमान बढ़ रहा है। सेम वे हम लोग स्किप जंप करेंगे। स्किप जंप के लिए आपको 1 2 3 एक पैर और एक हाथ अपोजिट में आपको ये ऊपर लेना है जंपिंग के साथ में, जहाँ पे आपका हाइड्रोइड बैलेंस होता है ये करने से। सी 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हो गए। तीसरा हम करेंगे बट किक्स। बट किक्स के लिए आपको ये पोजीशन लेना है और आपके हिल आपके बैक तक जाना चाहिए। सी और आप यहाँ पे आपके हाथ मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। You can do 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। दूसरा एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी लवचिकता बढ़ती है, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इससे आपकी हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने में हेल्प होता है और आपका वेट भी मेंटेन रहता है, प्लस आपके जॉइंट्स को स्ट्रेच और लवचिकता होती है, आपके मूवमेंट अच्छे से होते हैं और ये एक्सरसाइज करने से आपको फ्रेशनेस, ताजगी महसूस होता है। उसके लिए हम पहला एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है और ये डिस्टेंस लेने के बाद आपको धीरे धीरे आपके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों के ऊपर की तरफ ले जाने के बाद आपको सेम लेग, मतलब आपका सेम पैर और सेम हाथ से टच करना है। तो आप इस तरह से पैर को सेम लेग सेम हाथ से टच करके गर्दन को ऊपरी तरह से देखते हुए आप ये पोजीशन को मेंटेन करेंगे 30 सेकेंड के लिए। फिर धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। सेम हम दूसरे साइड से भी करेंगे। ये आपने पोजीशन लिया, दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेट कंधों से मिलाकर रखना है। एक हाथ नीचे जाएगा, एक हाथ ऊपर जाएगा। आपको ऊपर की तरफ देखना है। कुछ टाइम के लिए स्थिति आपको मेंटेन रखनी है। धीरे धीरे आप आपकी पोजीशन में आएंगे, फिर सरलता से आपकी नॉर्मल स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। इससे आपके हाथों को स्ट्रेच होता है, आपके पैरों को स्ट्रेच होता है। हम दूसरा करेंगे इंच होम। इंच होम से आपको ऊपर से लेके नीचे तक आपके मसल्स इंक्रीज और स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच होने के लिए आपको ये पोजीशन लेना है। यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है। धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ना है और आपको ये पोजीशन मेंटेन करना है जितने देर तक आप कर सकते हो। धीरे 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 आपको आपके पोजीशन में आना है और सरलता से खड़े रहना है। यह आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज के लिए आपको नीचे वज्रासन की स्थिति में बैठना है। फिर धीरे से आपको एक
पोजीशन लेनी है कैट की, जिसे हम कैट एंड कैमल स्ट्रेच कहते हैं। कैट एंड कैमल स्ट्रेच के लिए ये पोजीशन लेने के बाद आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है और आपके शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये इस तरह धीरे से आप रिलीज कर सकते हो। आप यहाँ पे आ जाइए, स्लोली पोजीशन, धीरे से अपने पैरों को रिलीज करना है और फिर स्लोली खड़े होकर रिलैक्स फील करना है। तो ये जो 3 हमने लवचिकता के लिए एक्सरसाइजेस देखी थे, ये आपके बॉडी की लवचिकता बढ़ाती है और आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ देती है। थैंक यू। एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आपकी स्नायु की शक्ति बढ़ती है। स्नायु की शक्ति बढ़ने से आपको आपके मैदान में जब आप खेलते हो या फिर कहीं परफॉर्म करते हो तो आपको आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा देर तक रखने के लिए ये एक्सरसाइजेज आपको मदद कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उनको खेलने के दौरान अपनी एनर्जी बहुत टाइम तक के लिए बचा के रखनी पड़ती है। तो ये एक्सरसाइज उनको ज़रूर हेल्प करेगी। तो पहला हम एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट। स्क्वाट के लिए आपको ये पोजीशन लेना है, आपके हाथों को सीधा रखना है, सीधा, और आपके पैरों में आपके कंधों के जितना डिस्टेंस रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे शोल्डर लेवल डिस्टेंस लिया। आपके हाथों को सीधा रख के 1, ये आपको एक चेयर की या फिर जो आपके चेयर जितना डिस्टेंस रहता है वो पीछे मेंटेन रखना है। यहाँ से 1 2 3 4। नाउ दिस फ्रंट पे आप आगे से कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ये हो गया स्क्वाट। स्क्वाट जो आपके थाई मसल्स और लोअर मसल्स को डेवलप करता है और एनर्जी भी बढ़ाता है। दूसरा हम करेंगे लंजेस। लंजेस के लिए आपको एक पैर आपका आगे लेना है और उसको हल्का सा बेंड करना है, पीछे के पैर को स्ट्रेच करना है और आपके टो के इधर यहाँ तक लाके स्ट्रेच करना है। सेम हम ये कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अभी हम यहाँ से देखेंगे, 1 2 3 4। अभी हमने ये लंजेस किया। लंजेस के बाद हम करेंगे मॉडिफाई पुशअप्स। मॉडिफाई पुशअप्स आपको कोर प्लस आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा है। मॉडिफाई पुशअप्स के लिए आपको आपके नी के ऊपर वज्रासन पोजीशन में बैठना है। धीरे धीरे आपके हाथों को आगे लेना है, हाथों में आपके शोल्डर लेवल डिस्टेंस होना चाहिए। पैरों को आप क्रॉस कर सकते हो और यहाँ से स्लोली 1 2 3। अभी हम यही फ्रंट में से करेंगे। दोनों हाथों को आगे लेना है, पैरों को क्रॉस करना है, हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेंगे। सेम 1 2 3 4। अगेन हम वज्रासन में आएंगे, पैरों को रिलीज करेंगे, स्लोली ऊपर जाएंगे। तो ये हमने किया मॉडिफाई पुशअप्स। और हमारा चौथा एक्सरसाइज है सिटअप्स। सिटअप्स में भी आपके लोअर मसल्स, अपर मसल्स प्लस कोर डेवलप होते हैं। उसके लिए आपको नीचे बैठना है, स्लोली नीचे की तरफ लेट जाना है, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, हाथ आपका पीछे। 1 2 3 4। Okay, then again you have to come back in your normal position. Stop.
जैसा कि आपने देखा, आज हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस की और कुछ एक्सरसाइजेज हमारे कार्डियो रिलेटेड, आपके स्ट्रेंथ रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड थे, जिसमें से आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। और वो चैलेंजेस ये है कि आपको आज कार्डियो रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स। ये सब एक्सरसाइजेस करके आपको वीडियो बनाना है और वो वीडियो दिए गए ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। थैंक यू। आप जानते हो कि एक्सरसाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है क्या करना है, या फिर गुरु जो हमें बताए कि ये कैसे करना है। तो थोड़े से वीडियोस के साथ हम कुछ एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। मेरे साथ होंगी नेहा रोठे दीदी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सर रह चुकी है। घर के घर वो अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखने की कोशिश करिए, ये हम उनसे सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा रोठे है। मैं महाराष्ट्र के अकोला ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैं एक बॉक्सर हूँ। मैं एक सुपर हेवीवेट बॉक्सर हूँ। मैंने बॉक्सिंग ये गेम खेलना 2011 से स्टार्ट किया है और उसके बाद मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में मेडल लाया है। मैं 6 बार नेशनल मेडलिस्ट रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने 2011 में जब मैंने शुरुआत की थी बॉक्सिंग की, जब मैंने पटियाला नेशनल में मेरा पहला गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद मेरा इंडियन कैंप में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर कई कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने देश के लिए मेडल जीता है। बहुत ही खूबसूरत एक जर्नी रही है। बॉक्सिंग की वजह से मेरा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि अकोला एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ से जब मैं निकल के कुछ अलग करने जाती हूँ तो अभी सब लोग रिकग्नाइज़ करते हैं कि अच्छा तुमको कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी को बोलते हैं अच्छा तुमको नेहा दीदी की तरह बनना है। लोग मुझे एक आइडल की तरह देखते हैं, तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग और अच्छी सी फीलिंग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं, लड़कियाँ स्पेसिफिकली लड़कियाँ हैं जो भी छोटे गांव या कहीं से भी बिलोंग करती है, उन लोगों ने कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई मतलब जो भी लड़कियाँ है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे या फिर कोई भी स्किल सीखे। क्योंकि जब भी आप कोई स्किल सीखते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपको कुछ आता है, कुछ अलग आता है। ओके, आप अन्य भीड़ से अलग हो। कोई भी स्पोर्ट्स आप जब खेलते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होता है। आप फिज़िकली ही फिट नहीं होते तो आप मेंटली भी फिट होते हैं। ज़िंदगी में आपको कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो आप उसके लिए कोई भी गेम खेलते हो तो आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का प्रैक्टिस करते हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप सीखते हो। तो कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में भी, जो रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल है उसमें भी काम में आता है। आप कोई भी कठिनाइयों को हंस के पार कर सकते हो, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही। इसके बाद ये होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाते हो। अगर आपको कोई भी स्किल आता है, आज मुझे बॉक्सिंग स्किल्स आता है, मैंने 10 साल बॉक्सिंग के लिए दिए हैं, 10 साल अन्य मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे मेडल्स जीता है। तो आज मेरी एक अलग पहचान है कि नेहा रोठे बॉक्सर है। उसके बाद आज मैंने कोचिंग स्टार्ट किया है। अकोला जैसे छोटे शहर से निकल के मैंने मुंबई में जाके मैं कई सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करती हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैं ट्रेन करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की कुछ ना कुछ सीखे जिससे वो इंडिपेंडेंट बन सके। इंडिपेंडेंट बन सकते हो तो सीखो, कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हमारा थर्ड वर्कआउट है एक्सप्लोजिव पावर के लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो बॉक्सिंग में आप जब भी पंच थ्रो करते हो तो वो कितने हिट से आना चाहिए, उसके लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारी। तो अभी हम जो वर्कआउट करेंगे उसमें होगा उस वर्कआउट का नाम है जंपिंग जैक्स विथ थ्रोइंग पंचेस। इसमें आपकी मसल्स जो काम करेगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो है डेल्टॉइड एंड फ्रंट चेस्ट प्लस बैक। ओके, आपको न्यूट्रल ग्रिप पकड़ना है, हिप विथ स्टांस लेना है और उसके बाद इसको कंटिन्यूस स्ट्रेट आगे थ्रो करना है। बॉक्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फुटवर्क।
सो फुटवर्क इम्प्रूव करने के लिए आपको हम जो भी बॉक्सर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्कीपिंग, ताकि आपका स्टेमिना भी बढ़े और आपका फुट लाइट हो, ताकि रिंग में आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सकें और पंचेस मार सकें। हम करेंगे हमारे बैक मसल्स के लिए पूरा लैटेशन में जोड़ के, मतलब अपर बैक और लोअर बैक। तो जितने भी पंचेस आते हैं आपको पावर आता है पीछे से, जितनी स्ट्रॉन्ग तो हमारा बैक होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा पंच होगा। तो उसके लिए अभी हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है बेंट ओवर रोज। तो उसके लिए आपको कोई भी बार पकड़ना है, आपकी थम्स जो हो गए वो फ्रंट साइड में हो गए उंगलियां। उसके बाद आपको हिप विड्थ स्टांस लेना है, जितना आपका हिप है उतना न्यूट्रल ग्रिप में खड़े रहना है। आपको अपने हिप को पीछे पुश करना है। ओके, हम हमेशा बैक कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो हमेशा आपका बैक होगा न्यूट्रल। ओके, वेट फॉरवर्ड, चेस्ट आउट एंड पुल। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारा शोल्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके लिए हम करेंगे ओवरहेड प्रेस। तो इसके लिए पहले आपको न्यूट्रल स्टांस रखना है। आपका हिप विड्थ बार लेना है कोई भी, वो आपके चेस्ट के पास होगा, सीधा ग्रिप न्यूट्रल, स्ट्रेट आगे देखना है और इसको ऊपर पुश करना है। ऊपर जाते हुए ब्रीथ आउट। हमारे लेग्स के लिए, क्योंकि बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लेग्स। जो भी पावर आप जनरेट करते हो वो सीधा आती है आपके लेग्स से। तो लेग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम अभी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्वाट्स। तो हम वेटेड स्क्वाट्स करेंगे। कोई भी बार आपको पकड़ना है, थोड़ा सा आपका जो शोल्डर है उससे बड़ा ग्रिप लेना है। आपके लेग्स आपके हिप से बड़े स्टांस में रखना है। आपका थोड़े से जो आपके टोज है वो आउटवर्ड पॉइंटेड करने हैं। ये स्ट्रेट अप लिफ्ट करना है और आपको अभी बैक न्यूट्रल रखते हुए चेस्ट आउट, शोल्डर स्लाइटली डिप्रेस्ड और कंप्लीट नीचे बैठना है आप। तो जितना हो सके आपका जितना रेंज ऑफ मोशन है उतना लेना है एंड आप। अभी मैंने आपको इतनी सारी एक्सरसाइजेस दिए, तो अब टाइम है कि आपको मैं एक चैलेंज दूं। मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। मैंने जो भी एक्सरसाइजेस आपको दी है उसमें से 3 एक्सरसाइज का आपको कॉम्बो बनाना है। जैसे मैंने आपको दिया है ओवरहेड प्रेस, तो आपको कोई एक वो ओवरहेड प्रेस ये एक एक्सरसाइज का 10 बार रिपीटेशन करके एक वीडियो बनाना है। उसके तुरंत बाद आपको जंपिंग जैक्स विद थ्रोइंग पंचेस का वीडियो बनाना है, उसके भी 10 रेपिटेशन। उसके तुरंत बाद आपको 10 स्क्वाट्स करने हैं और ये सब एक्सरसाइजेस का एक वीडियो बनाकर आपको दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करना है। जिसका भी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। सो ऑल द बेस्ट। क्या आप जानते हो बड़े बड़े खिलाड़ी काफी लोगों से, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं उनके जैसे खूब सारे पैसे कमाते हैं। क्या सिर्फ खिलाड़ी खेल के ही पैसा कमाता है? नहीं, खेल के तो अच्छा कमाता ही है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है, वो एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, वो सेलिब्रिटी ट्रेनर बनते हैं, लोगों के पास जाके ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज जो करते हैं वो है कोचेस बनते हैं, अलग अलग क्रीड़ा प्रकार के कोचेस, उन्हें अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं। तीसरी प्रकार जो है वो वीडियो निकाल के वीडियो एनालिसिस करते हैं। चौथा जो प्रकार है वो मेरे जैसे, मैं क्रीड़ा मानस शास्त्रज्ञ हूँ, हम मन की ताकत बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सिखाते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी खिलाड़ियों को क्या खाना है ये सीखते हैं।
और कुछ लोग फिजियोथेरेपी, यानी अगर आपको कोई लग जाए तो आपको कैसे अपने आप को फिट करना है वापस, इसके बारे में भी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि खिलाड़ी होने के लिए कौन से गुणों की जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है एक सपना देखना। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें सपना हासिल करना होता है, उसके लिए पहले वो सपना देखते हैं, उस सपने को ध्येय में वो लेके जाते हैं। बस उसे नींद में नहीं देखते, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत करने के टाइम उनका अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत होता है। अगर कभी विश्वास कम भी पड़ जाए तो गुरु और माँ बाप, दोस्तों के वजह से वो अपने आप को वापस उठा लेते हैं। ऐसे काफी सारे प्रोफेशन हैं जो कि खेल की वजह से आज बहुत लोगों को मिल रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब में लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। लड़कियों में होने वाला सातत्य, उनकी होशियारी और उनके बताने का तरीका, इसकी वजह से आज खेल की वजह से उन्हें सिर्फ पदक या फिर सम्मान नहीं मिला है, तो आज नौकरी भी मिल रही है। मेरा नाम काजोल सिंह है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूली परीक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना से की है। मैं एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी हूँ। मैंने विभिन्न राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को रिप्रेजेंट किया है। 14 साल के उम्र में मैंने अपना बास्केटबॉल का पहला टूर्नामेंट खेला था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बास्केटबॉल के कुछ बेसिक रूल्स, वायलेशंस और फाउल्स के बारे में। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ बेसिक रूल्स से। तो बास्केटबॉल में एक टाइम पे 12 प्लेयर होते हैं एक टीम में, जिनमें से 5 प्लेयर प्लेइंग होते हैं। ये 5 प्लेयर वो होते हैं जो सबसे पहले ग्राउंड में जाते हैं और खेलते हैं। एक टाइम पे एक टीम से 5 ही प्लेयर खेल सकते हैं, हालांकि वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं टीम के बीच में जितनी भी बार आप चाहें। बास्केटबॉल का गेम शुरू होता है एक टिप ऑफ से। टिप ऑफ वो होता है जिसमें रेफरी बॉल हवा में उछालता है कोर्ट के सेंटर में से, और दोनों टीम से एक एक प्लेयर वहाँ खड़े होते हैं, और जैसे ही बॉल हवा में उछाली जाती है उसके नीचे आते ही जो टीम का प्लेयर उस बॉल को पहले पकड़ ले या पहले हिट कर दे, बॉल उस टीम की हो जाती है। बास्केटबॉल में जीतने के लिए दोनों टीम्स को स्कोर करने होते हैं, और जिस टीम का स्कोर ज़्यादा होता है वो टीम जीत जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ स्कोर के बारे में। बास्केटबॉल में 1 पॉइंटर्स होते हैं, 2 पॉइंटर्स होते हैं और 3 पॉइंटर्स होते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में एक सेमी सर्कल की लाइन होती है। अगर आप उसके बाहर से मारते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं बास्केट काउंट होने के बाद। अगर आप उसके अंदर कहीं से भी मारते हैं तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। लेकिन बास्केटबॉल में फ्री थ्रोज भी होते हैं। फ्री थ्रोज वो होते हैं जो आपको तब मिलते हैं जब दूसरी टीम का प्लेयर आपके साथ कोई फाउल कर देता है। अगर आपके साथ कोई फाउल हुआ है तो आपको एज अ रिवॉर्ड फ्री थ्रोज मिलते हैं। 1 भी मिल सकता है, 2 भी और 3 भी। फ्री थ्रोज अगर आपके काउंट हो जाते हैं तो आपको मिलता है 1। कैरिंग में क्या होता है कि जैसे आप ड्रिबल कर रहे हैं तो आपका हाथ बॉल के ऊपर होता है, लेकिन जैसे जब मैंने ड्रिबल करना शुरू किया था तो मैं ड्रिबल ऐसे करती थी, नीचे से ऊपर ऐसे। तो मतलब मेरा जो हाथ है वो बॉल के नीचे भी आता था जब मैं ड्रिबल कर रही होती थी। तो इसको हम कैरिंग कहते हैं। कैरिंग में आपका हाथ अगर बॉल के नीचे आ जाए ड्रिबल करते टाइम तो उसे हम कैरिंग कहते हैं, जो कि एक वायलेशन होती है। बास्केट कैसे कर सकते हैं? बास्केट करने के तरीके होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 2 पॉइंटर्स होते हैं, 3 पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए एक लेअप शॉट होता है जो 2.5 स्टेप्स में लिया जाता है। 1, 2 एंड अप। 2.5 स्टेप के बाद आपको बॉल रिलीज़ करनी होती है। अगर आप बॉल रिलीज़ नहीं करते तो वो वायलेशन हो जाती है। इसी के साथ वायलेशंस पे आते हैं। सबसे पहले वायलेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो होती है डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल में क्या होता है, अगर आप भाग रहे हैं और आपके हाथ में बॉल है और आप ड्रिबल कर रहे हैं और आप रुक गए, आपने अपने दोनों हाथ बॉल पे लगा दिए, तो आप फिर से ड्रिबल करना शुरू नहीं कर सकते। या तो आपको उस बॉल को पास करना पड़ेगा या आपको शूट करना पड़ेगा। जिस प्रकार मेरे बास्केटबॉल मैचेस में अलग अलग सिचुएशन अराइज होते थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती थी, तो उस समय मुझे जल्दी से सोचना पड़ता था कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता है। एक खिलाड़ी के लिए जितनी उसकी शरीर की तंदुरुस्ती जरूरी है उतनी ही उसके मन की भी जरूरी है। हर दिन वो जब ट्रेनिंग करता है तो क्या उसे सब कुछ आ जाता है? बिल्कुल नहीं।
वो 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, एक मकड़ी के जैसे वो गिरने के बाद वापस उठ के अपना प्रयत्न करता है। बिहाइंड द बैक ड्रिबल 2 टाइप का होता है, एक तो स्टैंडिंग और एक मोशन में। जैसे ये ड्रिबल करने के लिए ये जो मोशन वाला है, इसको करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। स्टांस सही रहेगा, स्टांस, और वाइड ले जाएंगे बॉल को। उसके बाद आता है मतलब इस पर एक ड्रिल, तो उसमें आपको करना रहता है जैसे कि इसने 1 बोला, मतलब सामने वाले ने 1 बोला तो 1 2 1 2 और 1 2, फिर 2 बोला तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्योंकि डिफेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बास्केटबॉल का, तो उसके लिए हमें बहुत सारी मूवमेंट्स और स्किल्स सीखनी पड़ती हैं ताकि हम अपने ऑफेंसर को रोक सकें और अपने डिफेंस पे कंट्रोल कर सकें और उनके ऊपर प्रेशर बना सकें उन्हें रोकने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड। वी हैव टू डिफेंस एंड वी हैव टू मूव विद द ऑफेंस लाइक दिस। जहाँ पे बॉल है उस साइड हमारा हाथ नीचे होगा और जहाँ पे हमारा आउटर साइड है हमारा हाथ ऊपर होगा। ये हमारी ऑफेंस की ड्रिबल को रोकने के लिए और यहाँ पे हमारी ऑफेंस की पासेस रोकने के लिए, ताकि हम उसका पास ब्लॉक कर सकें। याद रखिएगा कि अपनी बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका फुटवर्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एंगल में मूव करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है, आपको स्पीड मिलेगी, आपकी फुट मूवमेंट बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके मैन को बॉल मिली है तो आप ट्राई करना कि आप टैप करके अपनी डिफेंसिव पोजीशन में आए, उसकी मूवमेंट के हिसाब से डिफेंस करें और अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। एक चीज़ कर सकते हैं अपने डिफेंसिव फुटवर्क को अच्छा करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आप यहाँ पे टैप करते हुए ऐसे मूवमेंट में भाग सकते हैं ताकि आपका डिफेंसिव मूवमेंट अच्छा रहे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप डिफेंस कर रहे हैं, वाइड अप योर लेग्स, ओपन योर हैंड्स एंड मूव लाइक दिस। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं आपका पैर उस डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए ताकि आप बैलेंस बना सके अपनी बॉडी में। अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो ऐसे, अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका राइट लेग उस मूवमेंट के साथ जाना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। टैप योर लेग्स, मूव लाइक दिस, टैप योर लेग्स, मूव लाइक दिस। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपनी डिफेंसिव मूवमेंट की उतनी स्पीड अच्छी होगी अपनी डिफेंसिव मूवमेंट की। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में है आपका ऑफेंसिव प्लेयर तो आप उसको आराम से प्रेशराइज कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ शूटिंग टेक्निक्स कि शूटिंग करते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि कैसे किया जाता है। उसके लिए पहले आपको मेक श्योर करना होता है कि आप अगर राइट हैंडेड है तो आपका जो बॉल है आप रिलीज करेंगे अपने राइट हैंड से करेंगे और लेफ्ट हैंड जो होगा वो बस बॉल को सपोर्ट देने के लिए होगा। तो अगर जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं बॉल पकड़ूंगी, ये लेफ्ट हैंड से एक सपोर्ट होगा और ये राइट हैंड से मैं शूट करूँगी। तो ये जो हमेशा आपका राइट हैंड है वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। ये हाथ सपोर्ट के लिए होगा। आप बेंड करेंगे फिर रेस करेंगे अपनी बॉडी को, इससे बॉल को फ्लो मिलेगा और हाइट मिलेगा। ऐसे करना आपको बॉल, हाथ आपका 90 डिग्री, ये सपोर्ट, और आप ऐसे जाके फिर ऐसे रिलीज करेंगे बॉल को। मैं एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी हूँ। मेरी रुचि काफ़ी स्पोर्ट्स में है जैसे कि लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। बट मैं आज आपको बताऊंगी कि बास्केटबॉल जो एक टीम गेम है इसके द्वारा आप अपने में लीडरशिप क्वालिटी कैसे ला सकते हैं। पहला कि एक समस्या को हम समझते हैं। अगर हम कोई टीम गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम उसको खोजते हैं, समस्या का सुलझाने का कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है वो डेवलप होती है। उसकी वजह से अगर हम कहीं हम लीडर बनना चाह रहे हैं तो कहाँ समस्या है हमारी टीम में, कहाँ हम उसे ठीक कर सकते हैं, ये गुण हम वहाँ से सीखते हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम समय प्रबंधन कह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से हम ये सीखते हैं कि हर मनुष्य के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में हमें क्या क्या करना है, हमें वो चीज़, समय का सही प्रयोग कैसे करना है, ये चीज़ हम एक टीम गेम के द्वारा सीखते हैं।
हम ये भी सीखते हैं कि हमें एज अ टीम काम करना है, हमें एक एक इंसान को हर इंक्लूड करना है। हम अडेप्टेबिलिटी सीखते हैं कि किसी की कमज़ोरी है टीम में, उसे लेकर चलना है, कोई बहुत अच्छा है उसे लेकर चलना है, उसे लेकर हम अपनी टीम को, एक इंसान को हम कैसे अपनी टीम के लिए सबसे अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, ये सिखाता है हमें टीम की। फिर हमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ, जो कि मानसिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य, ये भी काफ़ी मदद करता है हमें ठीक रखने में। अगर हम बहुत खेलते हैं तो हमें पसीना आता है, हम थकते हैं, हमारे थकने से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन हम और लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल का महत्व सिर्फ अपने लिए नहीं, तो खेल का महत्व करियर के लिए भी है। एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब लोगों को लगता था कि खेल की क्या मिलेगा, लेकिन आज खेल की वजह से लोगों का घर बस रहा है, उनके करियर सेट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा खिलाड़ी सबसे पहले एक ध्येय, एक सपना देखता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप भी एक पेपर के ऊपर अपना सपना, अपना ध्येय लिख के निकालिए। ऐसे कौन से गुण और कला कौशल होंगे जो आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए मदद करेंगे। वैसे ही ऐसे कौन से अड़चनें होंगी जो शायद आपके सामने आ सकती है, ये बिल्कुल लिख के निकालिए। आगे दिए जाने वाले ईमेल आईडी पर उसे भेजिए और जो सबसे अच्छा उत्तर होगा वो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। मैं वापस कहती हूँ, आप लिख सकते हो या फिर आप उसका चित्र बना के, वीडियो बना के भेज सकते हो। तो हम रुकेंगे और देखेंगे कि आपका सपना क्या है, आप उसे कैसे मिलाने की कोशिश करोगे और कैसे आप आने वाले संकटों के लिए पहले ही अपनी तैयारी शुरू करोगे। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।